नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया। 370 पर वो सुनवाई कर रहा था। 5 सदस्यीय संविधान पीठ चीफ जस्टिस के नेतृत्व में काफी समय से इसकी सुनवाई कर रही थी। कुल मिलाकर के 23 याचिकाएं 370 हटाए जाने के विरोध में दायर की गई थी। इनमें मोस्टली जम्मू कश्मीर से लोग थे, नेता थे और पता नहीं किस उम्मीद से उन्होंने ये याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक दायित्व बनता है कि अगर कोई किसी फैसले पर याचिका दाखिल करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो उसकी सुनवाई कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले के एक पार्ट में ये जरूर कहा कि केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती देना उचित नहीं है, और ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कभी पेगासस को लेकर के, कभी ईडी को लेकर के, कभी पीएमएलए को लेकर के, कभी यूपीए को लेकर के, कभी मोनेटाइजेशन को लेकर के, कभी जीएसटी को लेकर के जो तमाम तरह की याचिकाएं उसके सामने पेश की जाती हैं, और तो और सेंट्रल विस्टा और न्यू पार्लियामेंट के निर्माण को लेकर के भी, और राम टेम्पल को लेकर के भी, मतलब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पॉलिटिकली तो जो विपक्षी दल हैं वो जंग हार चुके हैं, पर वो जो हारी हुई लड़ाई है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट के जरिए जीतना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा फेडअप दिखाई दिया और उसने कहा कि केंद्र सरकार के हर फैसले को आकर के चैलेंज करना, याचिका दाखिल करना, ये कोई उचित व्यवहार नहीं है। हाँ, कोई फैसले से कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और तब आप सुप्रीम कोर्ट आए, यानी उसके संवैधानिक और लीगल प्रावधानों पर हमारी राय लें तो बेहतर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो 370 हटाई गई है वो संवैधानिक है, उसमें कोई गलत नहीं है, और राष्ट्रपति शासन रहते हुए जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं वो भी वैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। इसके बाद से तो जो राजनीतिक दल, जो नेता इसको मुद्दा बनाए हुए थे और इससे राजनीतिक लाभ हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है। और केवल हमारे यहाँ नहीं, सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में भी लोग सदमे में हैं। खास तौर से जो इस समय कार्यकारी सरकार वहाँ काम कर रही है, उसके एक मंत्री का बयान आया है। उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं उनका बयान आपको पढ़ करके सुना दूं। ये जलील अब्बास हैं, विदेश मंत्री, कार्यवाहक विदेश मंत्री। इन्होंने बड़ा ही वाहियात बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साहब, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है जो हमारे यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे रहा है तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। लेकिन शाम को कश्मीर से ही रिलेटेड 2 संविधान संशोधनों पर हुई बहस का जवाब देते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा जोरदार जवाब दिया है और कुछ ऐतिहासिक सवाल भी खड़े किए हैं। आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल A.K. सिवास सर। तो सिवास सर को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिवास सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चौधरी साहब। सिवास सर,
पहले तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर ही मैं आपकी राय लूँगा। वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री का जो बयान आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो चौधरी साहब, सच्चाई ये है, उनको डर लग रहा है। उनको लगता है कि अब उनकी जो गेम है वो ओवर है, कि भारत का जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा था, इस पर कोई शक नहीं। आर्टिकल 337 और 35 ए ये साफ सुथरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये एक प्रकार से कभी भी इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर की, जब वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को जो साइन किया, और जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और लीगली राइट है, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान को लगता है कि अगर ये हो गया तो इसका मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान भी है, वो भी एक भारत का हिस्सा है, उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है पाकिस्तान। अब उसको लगता है कि अगला स्टेप यही होगा कि अब भारत जो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को अपनी तरफ लेगा, और वो उसको ये भी मालूम है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वहां लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, वहां पर ना बिजली ना पानी है, लोगों को खाने को नहीं है, 6-6 महीनों से पेंशन और पे नहीं मिली है, वहां लोग कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को डर लग रहा है, और स्पेशली जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन भारत के कारगिल और बटालिक से है, वो कहते हैं स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो। तो मुझे लगता है उनको इतना डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में आना चाहिए, वो आएगा, मगर वो कहीं ऐसा ना हो अभी जल्दी आ जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि डर सता रहा है जो पाकिस्तान को, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब के पार्लियामेंट में दिए गए भाषण के कुछ अंश जरा सुन लेते हैं सिवाज साहब, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है।
अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। शिवाज सर, गृह मंत्री काफी आक्रामक थे और उनका कहना था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की थी, जो ब्लंडर किया था, अगर सीज फायर और 2 दिन ना करते तो POK होता ही नहीं। ये पूरा क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है ये भारत के पास ही होता। जी हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है। देखो पहले तो ये भी सच्चाई है कि 22 अक्टूबर को जो कबीलों ने भारत के ऊपर हमला कर दिया जम्मू और कश्मीर पे, और उसको 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया, जो कि भारत के बीच में और महाराजा हरि सिंह ने किया उसको साइन। और 27 अक्टूबर को भारत की जो फर्स्ट सिख यूनिट है वो श्रीनगर में लैंड कर गई थी। उस समय सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस थी। ये वाकई अगर लेट हो जाते, जो कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी कि प्रेशराइज करना पड़ा जवाहरलाल नेहरू को कि जल्दी से जल्दी फौज भेजो, नहीं तो हम जो है एक प्रकार बारामुल्ला तक हो चुके हैं और हो सकता है श्रीनगर तक कबीले पहुंच जाए। मगर 27 अक्टूबर को फर्स्ट सिख वहां लैंड की और उसके बाद हिस्ट्री है, धीरे 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 हम सारा इलाका वापस लेते गए। और जब हम पहुंच गए उस इलाके में जहां पर अब पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, वहां पर जाके रुक गए। कहने का मतलब है लड़ाई हम जीत रहे थे। 2 दिन की बात थी। भारत उस समय और जो पाकिस्तान के जो कबीले थे वो भाग रहे थे, और अगर 2 दिन लड़ाई और रहती तो POJ के और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान को हम पूरा वापस ले लेते। ये विडंबना है कि हम वहां क्यों रुके। इसको कोई ना कोई ऐसा भी सुनने में आया है कि उसकी सच्चाई परखनी पड़ेगी कि जो शेख अब्दुल्ला थे वो नहीं चाहते थे कि पंजाबी स्पीकिंग एरिया में जाएं, वो चाहते थे जो कश्मीरी स्पीकिंग एरिया है वहां तक उनका होल्ड है। वो आगे की पॉलिटिक्स देख रहे थे, क्योंकि ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ जो इलाका है ये सारा पंजाबी स्पीकिंग है। तो उस समय बहुत बड़ी गलती की भारत ने कि जो है हमें हुक्म दिए, फौज बार बार कह रही थी कि अब 2 दिन की बात है, कबीले भाग रहे हैं, कोई खास लड़ाई भी नहीं लड़ रहे, तो अब हम वो पूरा इलाका जीत लेंगे जो कि इनलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बात नहीं मानी गई आर्मी की, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने सीज फायर कर ली पाकिस्तान के साथ। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो हुआ वो सच्चाई है कि दोनों तरफ आप ये भी समझने की कोशिश करें व्यूअर्स को कि लड़ाई लड़ रहे थे तो दोनों के टॉप कमांडर कौन थे? टॉप कमांडर तो ब्रिटिशर थे, और यहाँ पर तो माउंट बैटन ही थे सभी कुछ, जो कि और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे वो जनरल फ्रैंक मैसवे थे, और इधर माउंट बैटन थे ओवरऑल कमांडर। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसे में आपको यूनाइटेड नेशन जाने की क्यों जरूरत है? आप UN क्यों गए? ये बात तो बीच की थी। इन एनी वे आपको मूर्ख बनाया गया। आपने पहले प्रेशराइज करके आप ने एक प्रकार से सीज फायर किया जो नहीं करना चाहिए था। अगर 2 दिन ये सीज फायर नहीं होता तो ये POJ के होता ही नहीं, ये गिलगित बाल्टिस्तान होता ही नहीं। और दूसरी बड़ी गलती की कि हमने जाके एक प्रकार यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खटखटाए और आज तक हम उस दलदल में फंसे हुए। तो ये सच्चाई है, ये हिस्ट्री बता रही है, और इसमें कोई किसी को ये नहीं समझना चाहिए ये एक पार्टी या दूसरी पार्टी। ये सच्चाई हमें फेस करनी चाहिए। हुई है, ये गलतियां भारत से हुई हैं उस समय, मगर इसके गलती होने के कुछ ना कुछ रीजन थे। चौधरी साहब, शाह साहब का हम एक और स्टेटमेंट सुनते हैं। कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम।
मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक शिवाज सर, क्या इस पर आप टिप्पणी देंगे? होम मिनिस्टर जो कुछ कह रहे थे राज्यसभा में खड़े होकर के, साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि देर सवेर पीओके भारत का ही हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इशारा बहुत जबरदस्त है, और ये सच्चाई ये सच्चाई बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सच्चाई दोनों तरफ से हो रही है। एक तो ठीक बोला जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, कि अगर वो एक इशारा ये भी करे थे, जो इलेक्शन है उसकी लेट की वजह और कुछ नहीं है, उसकी वजह थी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था। कि जिस प्रकार से जम्मू डीलिमिटेशन अभी खत्म हुआ, उसमें टाइम लगा। उसमें सीटें जो जम्मू की थी वो 37 थी, उसकी जो अभी है 43 हो गई हैं, और पहले जो कश्मीर की 43 थी वो 47 हो गई हैं। तो अब टोटल सीट 90 है। और जो 24 सीटों की बात की, जो कि एक प्रकार से रिजर्व सीटें हैं पीओके के लिए, वो रहेंगी, और उनके ऊपर मुझे लगता आने वाले समय में इलेक्शन भी हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये 1994 का रेजोल्यूशन पास है पार्लियामेंट में, ये भी हमें समझना पड़ेगा नहीं कि भाई ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पीओके की जो 24 सीटें रखनी चाहिए। मगर फर्क अब ये आया है कि अब हमने बड़े डंके के तौर पे कह रहे हैं कि ये 24 सीटें रिजर्व है, इसको कैसे हम भरेंगे, ये एक हमारे चैलेंज है। मगर ये सच्चाई है कि अब दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। एक तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर अगर आप देखें कि जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो, और जो पैसा आता था हुर्रियत को आईएसआई से, उससे वो बच्चों को बुखला के पत्थर बजाते थे, वो एनआई ने चोक कर दिया। आज की तारीख में डेवलपमेंट हो रही है, पीस है, शांति है, आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया होने वाला, 50 से 60 आतंकवादी रह गए हैं, लीडरशिप खत्म हो गई है, जो रेडिकलाइजेशन थी साउथ कश्मीर में बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में आप देखें वहां पर डेवलपमेंट का इतना माहौल है कि वहां पर आज हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, आपकी जो एक प्रकार से टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का है। और अभी जो सऊदी अरेबिया यूएई है, वहां पर 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये आप देखें माहौल क्या है जम्मू कश्मीर में। अब माहौल देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, वहां पर उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। उनकी जो मेन नदी थी नीलम, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ ले गए। जो बिजली मंगला डैम में पैदा होती है 2 रुपए पर यूनिट, वो वहीं जो मंगला डैम जो कि एक प्रकार पीओके में है, वो बिजली फिर पंजाब में जाती, पंजाब से वापस इनके पास 77 रुपए पर यूनिट आती है। तो आज वहीं से आवाज आ रही है, वो भी कहते हैं हम भारत का हिस्सा भारत में मिलना चाहते हैं, और इधर से उन्नति। तो मुझे लगता है ये समय दूर नहीं, इशारे की जरूरत है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा भारत को, इशारे की जरूरत है पीओके और गिलगित पाकिस्तान, स्पेशली इस गवर्नमेंट के होते हुए, जबकि अगले इलेक्शन में आएंगे ये करके दिखाएंगे कि पीओके और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में मिलना चाहिए, और ये 24 सीटें उन्हीं से एक प्रकार से भरी होनी चाहिए, इसको खाली रखने का कोई मतलब नहीं। चौधरी साहब, होम मिनिस्टर साहब का एक बयान और सुन लेते हैं। चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करें। मान्यवर, बहुत सारे लोग
अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई क्या ऑर्डर करा, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है। घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ अर्थ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। श्रीवास्तव साहब, संवैधानिक पीठ ने कहा है सुप्रीम कोर्ट की, और सीनियर मोस्ट 5 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, लंबी सुनवाई हुई है, इनको भी पूरा मौका दिया है अपनी बात कहने का, सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया है, उसके बाद फैसला आता है। और फिर भी बेशर्मी के साथ अगर विपक्ष के नेता ये कहें कि 370 हटाना गलत था, तो ये भारत के भले के लिए राजनीति कर रहे हैं या तुष्टीकरण के लिए राजनीति कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर को एक मुद्दा बना करके भारत को असहज स्थितियों में डाला जाता रहा है कई देशों के द्वारा, जिनमें तुर्की भी है, जिनमें मलेशिया भी था, जिनमें पाकिस्तान भी रहा है, और जो इस्लामिक कंट्रियों का एक मंच है उसमें भी अक्सर जम्मू कश्मीर को लेकर के बयानबाजी की जाती है, बकवासबाजी की जाती है। तो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को हुआ क्या है, मतलब अपने ही देश के लिए ये गड्ढा खोदने पर आमादा क्यों रहते हैं, समझते क्यों नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसी भी पार्ट को लेकर के अगर किसी भी तरह की राजनीति की जाती है हमें नीचा दिखाने के लिए, तो ये देश के लिए शर्म की बात है, असहज स्थितियां हैं। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मैकेनिज्म है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी साफ सुथरी यूनानिमस डिसीजन दी है 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, और ये काबिल तारीफ थी। मैंने शुरू से आखिर तक सुनी, जिस प्रकार से जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, जिस प्रकार से जस्टिस कौल ने एक बार पीस और रिकंसिलिएशन की भी बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें बात करनी चाहिए कि बताने के लिए किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में ये जो पीस और रिकंसिलिएशन किया गया था। मतलब जो आज बात हुई उसके बाद कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि जो आर्टिकल 370 और 35A था वो टेम्परेरी नेचर था, और ये प्रोविजन टेम्परेरी थी, और इसीलिए प्रोविजन बनाया गया था आर्टिकल 370.3 में कि उसको कैसे एब्रोगेट करना है, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं। तो अगर वो परमानेंट होती, जो कि चीफ जस्टिस ने बताया, और इसके बाद उसका जो तरीका है वो बिल्कुल बताया। कहीं ना कहीं ये मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, बात आ रही थी कि जब तक स्टेट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करेगी तो पार्लियामेंट इसको बर्खास्त नहीं कर सकता। ये समझना चाहिए। ये बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि जब प्रेसिडेंट रूल बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसके बाद गवर्नर रूल है, और उसके बाद वो उसने रिकमेंडेशन दी और प्रेसिडेंट ने
पार्लियामेंट की जो रिकमेंडेशन पे किया। तो कहने का मतलब है ये फाइनल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक प्रकार से जजमेंट देते हैं और साफ सुथरी यूनानिमस जजमेंट जिसने सुना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और ये बिल्कुल लीगल है। इसके बाद अगर कोई पार्टी ऐसी बात करती है तो ये विडंबना है और बड़ा दुख है। और वो भी ऐसी पार्टी कांग्रेस जैसी जो कि सबसे ज्यादा देश को रूल किया है और अपने आप को कहती है कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल की है। तो ये एक ऐसे कहने से आप किसको उकसा रहे? आप उन देशों को उकसा रहे जो नहीं चाहते भारत को आगे बढ़ना, किस जैसे जो पाकिस्तान जैसे देश, तुर्की जैसे देश, मलेशिया जैसे देश जो उंगली उठाएंगे। तो कहने का मतलब है इसमें कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि ये एक जजमेंट यूनानिमस जजमेंट थी और इसके बाद इस बात को बिल्कुल बंद होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट जो होम मिनिस्टर अमित शाह बोल रहे थे कि भाई जो आप कह रहे हैं कि अभी जजमेंट दिया है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी इलेक्शन होंगे, ये तो शुरू से ही होम मिनिस्टर ने बोला है ये जो हमने इसको प्रेसिडेंट रूल बनाया है यूनियन टेरिटरी ये टेम्परेरी है, इसको स्टेटहुड मिलेगा, यहाँ पर इलेक्शन होंगे, मगर इसके लिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होना है जो अब हो गया है। जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है जो बताया अभी 90 सीट होंगी जो पहले 83 होती थी दोनों जम्मू और श्रीनगर मिला के, और 24 सीटें जो हैं वो पीओके की होंगी। उसके बाद अब स्टेटहुड भी मिलेगा, इलेक्शन भी होंगे। और उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला इसी जजमेंट इसी बात को लेके ही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट लिखी है उसके अंदर भी ये बात है। तो कहने का मतलब ये है अब इसके अंदर कोई शक और सवाल नहीं रहता कि ये एक फाइनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसकी। अब जो है पूरा देश इसके साथ इकट्ठा खड़ा होना चाहिए और ये जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना खेले, क्योंकि इससे नुकसान देश का होता है और देश का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। और ये मेरी गुजारिश है इन पॉलिटिकल पार्टी को, आप पॉलिटिकल पार्टी लेवल से उठें और देश के लिए बात करें। और इसके बाद कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि जो कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल और वैलिड था। चौधरी साहब, हम और आप इनको क्या सलाह दें? मैं अमित शाह साहब का एक और बयान लास्ट में सुनवा देता हूं, उन्होंने इनको एक सलाह दी है। इन दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे स्पष्ट बात और क्या हो सकती है कि ठीक है, गलत फैसला आपने कर दिया, लेकिन अब तो अकल पैदा कर लो। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के
फैसले के बाद भी इस तरह की जिद पे अड़े हुए हो कि नहीं 370 हटाना गलत था। श्रीवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद।